सुबह से शाम तक की चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ क्या चलती है मापन में। टाइम है, इतने टाइम का ये पीरियड है, स्कूल में भी हर चीज़ टाइम पे डिपेंड होती है, घर पे भी। एक नॉर्मल अगर हम सब्जी भी बनाते हैं तो उसमें मसाले भी हम क्या नाप के डालते हैं, तेल नाप के डालते हैं। तो बेसिक जो हमारा जीवन है उसमें हर चीज़ है वो मापन से रिलेटेड है। तो चलिए हम पढ़ते हैं मापन का अर्थ क्या होता है। आज का युग विज्ञान का युग है और विज्ञान मापन पर जीवित है। हर चीज़ किस में होती है, मापन में होती है। अंतरिक्ष यान के निर्माण में मापन का ध्यान न रखा जाए तो वह अंतरिक्ष में नहीं जा सकता। तो प्लेन है वो कितनी ऊंचाई पे जाएगा, कितनी ऊंचाई पे वो उड़ेगा, कितनी डिस्टेंस वो करेगा, तो सारी चीज़ों के मापन का ध्यान है वो उसमें रखा जाता है। यदि हम अस्वस्थ हैं, मान लो अपन सही फील नहीं कर रहे हैं, तो अपन जैसे फीवर वगैरह चेक करते हैं तो वो भी क्या होती है, वो भी मापन में होते हैं। तो हर एक छोटी चीज़ होती है उसका मापन किया जाता है। तो जब हम अस्वस्थ होते हैं तो तुरंत तापमान देखते हैं, रक्तचाप को देखते हैं। अब जैसे बच्चे के पैदा होने पर उसका वजन है, पैदा होने का समय है, तापमान सब रिकॉर्ड किया जाता है। तो मतलब हमारे जन्म से लेकर ही मापन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो छोटा बच्चा होता है तो जन्म होते ही उसका तापमान चेक किया जाता है, उसका वजन चेक किया जाता है, उसकी लंबाई होती है। तो सारी चीज़ें किसमें होती हैं, मापन में होती हैं। खाना बनाते समय मसालों की मात्रा निर्धारित करनी पड़ती है, तो ये भी किसमें होती है, मापन में होती है। दर्जी कपड़ों की सिलाई का माप लेकर ही करता है। तो अगर कपड़ों की सिलाई भी होती है तो वो भी किसमें होती है, मापन में होती है। घड़ियाँ हो गई, थर्मामीटर है, स्केल है आदि प्रत्येक व्यक्ति के अभिन्न अंग बन गए हैं। अब जैसे सूर्य का उदय होना, अस्त होना, हमें पता है सूर्य कितने बजे उदय होता है, कितने बजे अस्त होता है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, मापन में। घड़ी में टाइम देखते हैं तो वो भी एक प्रकार का क्या है, वो भी मापन है। ग्रह उपग्रहों का अपनी कक्षा में परिक्रमा करना, ऋतु परिवर्तन होना आदि मानव जाति के द्वारा मापन प्रक्रिया का उपयोग किसी न किसी रूप में अत्यंत प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। परंतु व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढंग से मापन प्रक्रिया का उपयोग है वो 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ माना जाता है। 19वीं शताब्दी से है वो वैज्ञानिक मापन की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया थी वो स्टार्ट हुई थी। हर चीज़ का मापन है वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखिए वेदों, उपनिषदों, पुराणों, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में अनेक दृष्टांत देखने को मिलते हैं जो मापन प्रक्रिया के उपयोग को स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं। अब जैसे ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, बृहस्पति इंद्र वार्तालाप है, यम नचिकेता संवाद है, पहेलियों तथा वाक्यपूर्तियों आदि से व्यक्तियों की योग्यताओं के निर्धारण के अनेक संदर्भ प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलते हैं। तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो योग्यता होती थी उनका भी क्या होता था, मापन होता था। ग्रीक, यूनानी, मंगल साहित्य में इस प्रकार के अनेक संदर्भ एवं दृष्टिगोचर होते हैं जो मनोविज्ञान की योग्यताओं के परीक्षण की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। तो ये हमने पढ़ा है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि मापन होता क्या है। तो हर एक चीज़ को एक इकाई में मापना, एक इकाई में उसकी जांच करना, एक इकाई में उसका आंकड़ा बनाना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मापन होती है। तो चलिए देखिए मापन का अर्थ और परिभाषा है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इनके डेफिनेशन हैं वो क्या दी हैं, अलग अलग दी हैं। तो किस मनोविज्ञान की क्या डेफिनेशन है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मापन का अर्थ है किसी अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना ही मापन है। कोई चीज़ है वो कितनी मात्रा में है, क्या उसका टाइम है, तो ये एक टाइप का क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। वो परिमाणात्मक रूप में बताना, जैसे भौतिक वस्तुओं की विशेषताओं तथा गुणों को परिमाणात्मक रूप में देने को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। भौतिक वस्तुएं जो हम जनरली लाइफ में यूज करते हैं तो उन चीज़ों को इकाई के रूप में क्या करना, उसकी गणना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अब देखिए किसी व्यक्ति में क्या गुण है, यह जानकारी हमें मापन ही देता है। मोहन अंग्रेजी में प्रभावशाली ढंग से बोलता है, सोहन हिंदी में कुछ नहीं जानता है। तो ये हमें किस चीज़ से पता चला, ये हमें मापन से पता चला। अब जैसे कोई किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा है ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हम उसका एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम में उसको मार्क्स देंगे तो इससे हमें एक आइडिया लग जाता है। तो जो मार्क्स दिया, एग्ज़ाम लिया, तो वो गणना जो उसके बारे में की गई वो किसकी वजह से संभव हुई है, वो मापन की वजह से संभव हुई है। उसके बाद देखिए यह सभी मानसिक योग्यता की जानकारी मापन के क्षेत्र में आती है। मानसिक गुणों का प्रत्यक्ष रूप से मापना कठिन कार्य है। तो
तो अब देखिए E.L. थॉर्नडाइक ने क्या परिभाषा दी थी कि प्रत्येक वस्तु जो जरा से भी सत्ता रखती है और किसी न किसी परिमाण में सत्ता रखती है, और कोई भी वस्तु जिसकी किसी परिमाण में सत्ता है मापन के लिए योग्य है। मतलब कोई भी चीज़ है वो इस धरती पर हमारे लिए प्रोवाइड है, वो किसी भी रूप में है, चाहे वो द्रव है, चाहे वो ठोस है, वो किसी भी रूप में है, तो उसका जो मापन है वो क्या है, संभव है। तो उसका परिमाणात्मक जो गणना की जाती है उसको क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। मापन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिनका विवरण है वो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हेल्मस्टेटर के अनुसार मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के संख्यात्मक की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब इंसान में क्या है, कितने गुण हैं, क्या चीज़ें हैं, उनको संख्या में प्रदर्शित करना है। अब जैसे कोई कितना इंटेलिजेंट है, उसकी बुद्धि लगती किसे पता लगता है कि उसकी बुद्धि लगती 100 है, 90 है, 110 है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये गणना की जाती है, किसके परिमाणात्मक रूप में गणना की जाती है, जो किसमें आती है, मापन में आती है। अब देखिए मैककाल के अनुसार यदि कोई वस्तु किसी परिमाण में अस्तित्व में है तो उसका मापन हो सकता है। मतलब इस धरती पे कोई भी चीज़ है उसका क्या है, नाप तो संभव है, वो कितनी दूरी में है, कितना उसका वजन है, क्या उसका टाइम है। तो हर चीज़ को, अगर कोई चीज़ अस्तित्व में है इस धरती पे जिसको हम देख सकते हैं, वो किस में है, वो उसका मापन हो सकता है। उसके बाद देखिए कैम्पबेल ने क्या कहा था, मापन नियम के अनुरूप वस्तुओं तथा घटनाओं का अंकीकरण है। मतलब किसी भी वस्तु का या घटना का क्या करना, अंकीकरण करना, उसको अंकों में लिखना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। तो ये उन्होंने कहा था। अतः मापन या मूल्यांकन का एक भाग है। मूल्यांकन का ही एक भाग क्या होता है, मापन होता है, जिसमें छात्रों के ज्ञान का परिमाण, अंकों, संख्या, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार का संबंध मात्रा या परिमाण होता है। तो हम बच्चे हैं, वो कितने इंटेलिजेंट हैं, उसका एग्ज़ाम लेते हैं तो उसके मार्क्स आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं, हम उनको ऐड कर रहे हैं, हम उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसकी बौद्धिक क्षमता का परिमाण है, ये संख्या है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे मापन। अब देखिए मापन का क्या महत्व है, महत्व हो जाता है मापन का। मापन के बिना कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। सुबह उठने से शुरू होते हैं हम, जैसे टाइम देखते हैं, सूर्योदय होता है, उसके बाद टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम पूरे दिन में कोई भी काम करते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, टाइमिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। तो वो क्या है, सारी की सारी चीज़ें किसमें आ जाती है, मापन में आ जाती है। यहाँ पे हमारी आंखों के सामने कोई भी चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, उनका क्या है, मापन संभव है। और मापन के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताया था कि अगर हम मान लो रोटी ही बनाते हैं तो उसमें आटे का मेजरमेंट कितना लेना है, उसमें नमक की कितनी मात्रा डालनी है। तो छोटी से छोटी चीज़ होती है, वो भी किसमें होती है, उसका भी मापन होता है, एक परिमाण होता है। उसके बाद देखिए मापन का महत्व है, भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में मापन का अत्यधिक महत्व है। भौतिक क्षेत्र में किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, किसी वस्तु का व्यास, मात्रा आदि मापन के माध्यम से ही अभिव्यक्त किए जाते हैं। तो पॉसिबल ही नहीं है कि मापन के बिना हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ है वो संभव नहीं है। किसी चीज़ की दूरी है, चलो हम किसी जगह पे जा रहे हैं तो उसका डिस्टेंस कितना है वो भी मापन में आएगा। हम किसी साधन में बैठ के जा रहे हैं, उसकी स्पीड कितनी है वो भी मापन में आएगा। हमने कितनी दूरी तय की है वो भी मापन में आएगा, कितने टाइम में किया वो भी मापन में आएगा। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं वो किसमें आती हैं, मापन में आती हैं। तो भौतिक वस्तुओं को परिमाणात्मक स्वरूप देने के साथ ही व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन से संबंधित विभिन्न गुणों का मापन है वो मापन के द्वारा भी किया जा सकता है। यद्यपि यह सत्य है कि इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व तथा संपूर्ण व्यवहार का मापन है नहीं किया जा सकता। अब व्यवहार का अध्ययन कैसे करेंगे, अब कोई इंसान ने व्यवहार करा है, 5 मिनट के बाद उसका व्यवहार चेंज हो जाता है, 10 मिनट के बाद व्यवहार चेंज हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, ईर्ष्या, क्रोध। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब भावनात्मक जो चीज़ें हैं उनका मापन है वो क्या नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता। मनोवैज्ञानिक मापन की प्रक्रिया है वो अपेक्षाकृत कठिन भी होती है, परंतु साथ ही यह भी सत्य है कि
मनोवैज्ञानिक मापन के क्षेत्र में तीव्र गति से निरंतर प्रगति हुई है। वे साधन जो मनोवैज्ञानिक मापन में क्या होते हैं, संभव होते हैं और सत्ता रूप से निर्मित तथा विकसित किए जा सकते हैं। बुद्धि, रुचि, अभिव्यक्ति, मूल्य आदि से संबंधित इस प्रकार अनेक परीक्षण हैं जो आज हमारे सामने हैं और इनके द्वारा प्राप्त होने वाले परिणाम होते हैं, वैध होते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो किसका महत्व है, मापन का महत्व है। आज हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, उस चीज़ का रेट कितना है, वो चीज़ है वो उसका वजन कितना है, कितनी मात्रा में हमें चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इसकी वजह से पॉसिबल है, मापन की वजह से। मापन का महत्व एक अन्य दृष्टि से भी है, वह यह है कि प्रक्रिया विभिन्न गुणों तथा अभिव्यक्तियों का विकास करने से संबंधित प्रतिकारों को ज्ञात करने में सहायक होती है। डॉक्टर विपिन आस्थाना के अनुसार मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत गुणों का अध्ययन तथा मापन करने का इच्छुक रहता है और इसका उद्देश्य रहता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का संगठन तथा सर्वतोमुखी विकास करना। अब संगठित व सर्वतोमुखी विकास के लिए ऐसे गुणों तथा अभिव्यक्तियों का विकास करना आवश्यक है जो व्यक्ति को समाज कल्याण की ओर अग्रसर कर सके और इन गुणों की अभिव्यक्तियों का विकास करने वाले कारकों का पता लगाना आवश्यक होता है। तो मापन इस दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है। तो हमारा जो मनोविज्ञान है उसमें भी मापन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आज कोई बच्चा है वो पढ़ने में वीक है तो हम उसकी बुद्धिलब्धि को मापते हैं। बुद्धिलब्धि है वो उसकी कितनी आती है, अगर उसकी 90 आती है तो वो सामान्य है, 90 से कम आती है तो वो बुद्धि बच्चा है, सामान्य से मतलब 90 से अबव होती है तो बुद्धि प्रतिभाशाली बच्चा है। तो ये चीज़ें हैं वो किसकी वजह से पॉसिबल होती हैं, ये चीज़ें हैं उसके बुद्धि का जब हमने मापन किया तो हमें पता लगा। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, आगे एक्शन ले सकते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट है वो कैसे किया जा सकता है। तो मनोविज्ञान में भी मापन का है बहुत ज़्यादा महत्व है। अब देखिए मापन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो मापन के अंतर्गत प्रमाणित परीक्षणों का प्रयोग भी किया जाता है। इन परीक्षणों के निष्कर्ष होते हैं। तो परीक्षण होते हैं। अब जैसे किसी चीज़ का हमें परीक्षण करना है, मान लो हमने किसी ने हमें कोई चीज़ दे दी, उसमें किस चीज़ की मात्रा कितनी है। मान ली हम बच्चे के लिए कोई खाने की चीज़ ही ले रहे हैं, कोई रखकर ले रहे हैं, चॉकलेट ले रहे हैं, उसमें कैलोरी की मात्रा कितनी है, शुगर कितनी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो भी किसमें आती है, ये भी मापन में आती है। और ये जो निष्कर्ष होते हैं ये पूर्णतः क्या होते हैं, वैध होते हैं। इस प्रक्रिया के आधार पर न केवल किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है बल्कि किसी व्यक्ति अथवा घटना से संबंधित चरों का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। तो मापन है वो किसी घटना से संबंधित भी हो सकती है, जरूरी नहीं हम किसी चीज़ को माप रहे हैं, कोई घटना है वो कब घटित हुई है, कितना टाइम लगा है, तो ये सारी चीज़ें हैं ये हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए मापन के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित विभिन्न चरणों तथा शील गुणों का अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार के जो शील चरण जैसे प्रेरक है, रुचियाँ हैं, मूल्य, अभिव्यक्तियाँ, योग्यताएँ, कौशल, उपलब्धियाँ, तो ये सारी भी इसमें आती हैं, मापन में आती हैं। अब जैसे आप मान लीजिए उपलब्धि हो गई या योग्यता हो गई, अब पढ़ाई कहाँ तक की है, BEd किया है, BEd किया है, MA किया है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती है, एज के अकॉर्डिंग होती है, प्रोग्रेस होती है इनमें। तो ये भी किसमें दी जाती है, ये उपलब्धियाँ है, योग्यता, कौशल है किसी भी प्रकार का, तो कौशल है कैसे उसका मापन करेंगे हम पहले, तो उसके बाद ये सीखा है। तो ये क्या है, मापन है। मापन के माध्यम से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष है वो विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि मापन होता है ना वो एक तो मूल्यांकन होता है, एक मापन होता है। तो मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन परिवर्तनशील हो सकता है, बट जो मापन होता है वो जो राशि होती है मापन की वो बिल्कुल फिक्स होती है। किसी चीज़ का वजन है वो बिल्कुल फिक्स है, किसी चीज़ की मात्रा है वो बिल्कुल फिक्स है। तो ये जो मापन है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये परिवर्तनशील नहीं है। उसके बाद देखिए मापन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। तो ये क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हर चीज़ में मापन है वो चलता रहता है। तो इसका क्षेत्र क्या है, व्यापक है। मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। हम किसी चीज़ को नाप रहे हैं, किसी चीज़ को तोल रहे हैं, तो उसको क्या उसमें क्या होती है, उसकी प्रक्रिया होती है। शुद्ध निष्कर्ष प्रदान करने के अतिरिक्त ये सरल और जटिल भी होते हैं। तो अगर मापन किसी चीज़ का नहीं होता तो ना तो हमें उस चीज़ का वेट पता लगता, ना हमें उस चीज़ का आइडिया लगता कि ये चीज़ है, हम उसके लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना हमें करना चाहिए और कितना उसका मूल्य है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या बनाती है, हमें मूल्य भी बनाती है। इससे हमारी जो आय है वो भी क्या होती है, उसकी
मापन की कुछ सीमाएं भी है, परंतु इसके पश्चात इस प्रक्रिया का अत्यधिक महत्व है। वर्तमान युग में मापन का इतना अधिक महत्व है कि आधुनिक युग को मापन के रूप में भी संबोधित किया जा सकता है। तो ये जो युग है ये क्या है, कोई भी चीज़ है वो मापन के बिना संभव नहीं है। आज मान लीजिए हम इंटरनेट रिचार्ज भी करवाते हैं, इंटरनेट लेते हैं, तो उसकी भी एक फिक्स मात्रा आती है कि इतने पैसे लगेंगे और इस पैसे में इतना इंटरनेट हमारा चलेगा। हालांकि उस चीज़ को हम देख नहीं रहे, वो उस चीज़ को हम टच नहीं कर रहे, तो फिर भी उसका क्या होता है, एक मेजरमेंट होता है, उसका मापन होता है। तो मापन की प्रक्रिया के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों परिणामों को दूसरों के समक्ष भी क्या प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि परिणाम होते हैं ये क्या होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि मूल्यांकन जो होता है वो परिवर्तनशील हो सकता है, बट जो मापन होता है उसकी जो हर चीज़ की मात्रा होती है वो डिसाइडेड होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मापन के दोष और सीमाएं। अब मापन है उसमें क्या दोष है, हमारे लिए क्या उसकी लिमिटेशन है। देखिए मापन की प्रक्रिया कुछ भौतिक चरण के मापन को छोड़कर अत्यंत जटिल है। इसका सर्वप्रथम कारण यह है कि प्रक्रिया मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित होती है और इन परीक्षणों को प्रयुक्त करने के पश्चात विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ परिणाम हो पाते हैं, परंतु इस प्रकार के परीक्षणों का उपयोग हो पाना भी सरल नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है दुनिया में जितनी चीज़ें बनी है हर चीज़ का मापन संभव है, नहीं है। कुछ चीज़ों का मापन है वो संभव नहीं है। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति से संबंधित गुणों का परिभाषीकरण तथा उन्हें अभिव्यक्त करने वाली संक्रिया विन्यासों का निर्धारण एक जटिल कार्य होता है। उदाहरण के लिए बुद्धि एक ऐसा प्रत्यय है जिसके सरल माने भाषा दी जानी कठिन है। बुद्धि क्या चीज़ है, तो किसी में बुद्धि कितनी है, कोई आदमी मान लो अच्छा गुणी है, सरल स्वभाव है, तो ये जो सारी चीज़ें होती है फील करने वाली होती है, इन चीज़ों का मापन है वो संभव नहीं है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका मापन क्या होता है, जटिल होता है और संभव भी नहीं होता है। तो मनोविज्ञान में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिनको, अब जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कितनी मात्रा में रहेगा, हमें उसका मापन है वो क्या नहीं है, संभव नहीं है। किसी को दुख है, किसी को खुशी है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये भावनात्मक होती है, इनका मापन है वो संभव नहीं होता है। मापन के द्वारा किसी चर को केवल मात्रात्मक रूप ही प्रदान किया जा सकता है। उसका आशय है कि मापन के द्वारा समस्या को नहीं किया जाता। कई बार किसी चीज़ें होती है, कुछ चर होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका मात्रात्मक रूप ही उनको दिया जा सकता है, उनका मापन होता है वो संभव नहीं होता है। मापन की एक उल्लेखनीय सीमा यह है कि इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का मापन किया जाना संभव नहीं है। व्यक्ति के विशिष्ट गुणों, योग्यताओं, व्यवहारों का मापन भी संभव है। अब कई बार क्या होता है, हर चीज़ का मापन संभव नहीं है। हम कोई आदमी कितना बुद्धिमान है वो हम चीज़ पता लगा सकते हैं, बट वो उस आदमी में कौन से गुण अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन सी बात पर उसको गुस्सा आता है, कितना आता है, कितनी खुशी है, कम है, ज़्यादा है। तो ये जो भावनात्मक चीज़ें हैं इनका जो मापन है वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये भी इसका क्या है, दोष है। तो फिर भी अनेक दृष्टियों से मापन का महत्व है वो सर्वविदित है। विशेषकर भौतिक क्षेत्र में तो नित्य प्रति इस प्रक्रिया का उपयोग है वो भी किया जाता है। मानसिक गुणों के मापन हेतु भी इसका उपयोग है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि आधुनिक युग को भी मापन के युग के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो मापन से रिलेटेड थी। मापन क्या होता है, मापन ऐसा मेजरमेंट होता है जो हर चीज़ का एक क्राइटेरिया है, उसका पता लगता है। किसी चीज़ की हाइट है, लंबाई, चौड़ाई, हर चीज़ है वो इस दुनिया में किससे संभव है, मापन से ही संभव है। आजकल व्यवहार है वो बुद्धि है जो ये भी पता लगाई जा रही है, ये भी जो मनोवैज्ञानिक है ये मापन का प्रयोग करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं कि कोई आदमी है वो बुद्धि में क्या है, सामान्य है, प्रतिभाशाली है, मंद बुद्धि है। इन चीज़ों का पता लगाने के लिए भी मापन का उपयोग करते हैं। हालांकि वो कहाँ तक सही है नहीं है ये हम नहीं कह सकते। तो इसीलिए इस युग को क्या कह सकते हैं हम, मापन का युग भी कह सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा